जब से हमारे नए पड़ोसी आए थे पता नहीं मेरी बेटी उरूज को क्या हो गया था। वो डरी सहमी सी रहती और घर में हर वक्त काला बुर्का पहनकर घूमती। जब मैंने गुस्से में बुर्का पहनने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि अम्मी नए पड़ोसियों के मर्द ऊपर से मुझे घूरते रहते हैं। मुझे बेटी की बात सुनकर अपनी पड़ोसियों पर बहुत गुस्सा आया था। मैं उसी वक्त उनके घर चली गई और पड़ोसन से झगड़ा शुरू कर दिया। मेरी बात पर पड़ोसन हंसकर कहने लगी, बहन जी आपको क्या हो गया है, बिला वजह क्यों लड़ने पर उतर आई हो? मेरी बात तो सुन लो। हमारे घर में एक मैं हूँ और एक मेरी बहू रहती है। इसके अलावा यहाँ कोई मर्द नहीं। हाँ, मेरा एक बेटा है जो परदेश में होता है। वो साल बाद ही घर आता है। आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकती हैं। पड़ोसन सच कह रही थी। अब मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। मैं वापस घर आ गई। जब ये बात मैंने अपनी बेटी को बताई तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। कहने लगी, मैं बुर्का नहीं उतारूंगी, मुझे पड़ोसियों के मर्द देखते रहते हैं। मैं झाड़ू लगाती जाती और बुड़बड़ाती जा रही थी कि न जाने बैठे बिठाए इस कम वक्त को क्या हो गया है। मेरी बेटी अरूज तो बड़ी फैशन करने वाली लड़की थी। वैसे एक बात मैंने नोट की थी, इन दिनों मेरी बेटी ने परवीन के घर कुछ ज्यादा ही जाना शुरू कर दिया था। परवीन हमारी गली में रहती थी। ये एक बेवा औरत थी मगर ये खाने बनाने में बहुत माहिर थी। मोहल्ले की बहुत सी लड़कियां परवीन से खाना बनाना सीखने के लिए जाती थी। शाम हुई तो अरूज के अब्बू भी घर आ गए थे। वो भी अपनी बेटी की हरकत से बहुत तंग आ चुके थे। अरूज ने अभी भी भूखा पहना हुआ था। वो कहने लगी, अब्बू मैं परवीन बाजी के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उसके अब्बू ने फौरन इजाज़त दे दी और मैं उसे घूर कर रह गई थी। अरूज पूरे दिन में इसी वक्त परवीन के घर जाती थी। वो जानती थी कि उसके अब्बू उसे किसी चीज़ से रोकते टोकते नहीं हैं। आज मैंने भी उसे नहीं रोका था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर परवीन मेरी बेटी को कौन सी पट्टियाँ पढ़ाती है जो उसके रंग डंग ही बदल गए हैं। मैं असद को खाना देकर बोली कि मैं अरूज को ले आऊँ। अंधेरा फैल चुका था। वो डर रही होगी। असद ने इजाज़त दे दी तो मैंने परवीन के घर की राह ली थी और मैं जैसे ही परवीन की गली में दाखिल हुई तो ये देखकर दंग रह गई कि परवीन और अरूज एक रक्शे से उतरकर घर में दाखिल हो रही थी। मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। ये क्या था? मैंने आंखों से जो कुछ देखा था वो सच था। मैं गुस्से से जैसे ही परवीन के घर में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि अरूज अपना हाथ पकड़े रो रही थी। मैंने पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है? परवीन शर्मिंदा सी होकर आगे बढ़ी। वो बोली, बाजी अरूज मुझसे आलू वाले पराठे बनाना सीखना चाह रही थी। काम करते करते हाथ पर छुरी लग गई और थोड़ा सा कट लग गया था, इसलिए मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। एक दो दिन की एहतियात के बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। परवीन उस कदर शर्मिंदा थी। फिर मैंने ही उसे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, काम करते हुए चोट लग जाना मामूली बात है। तब कहीं जाकर परवीन को हौसला हुआ था। मैं अरूज को अपने साथ घर ले आई थी। वो बहुत डरी हुई थी जबकि उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने उसे प्यार किया और समझाया कि इतनी मामूली सी बातों पर यूं तड़प तड़प कर नहीं रोते। फिर मैंने उसे अपने हाथों से ही खाना खिलाया था क्योंकि कट उसके दाएं हाथ पर लगा था। फिर मैं अरूज को सुलाने के लिए उसके कमरे में ले गई थी। मैंने कहा, आओ मैं तुम्हारा बुर्का उतारूं, फिर आराम से सो जाना। मेरी बात पर अरूज घबरा कर 4 कदम पीछे हट गई। उसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया और बोली, अम्मी मैं बुर्का पहनकर ही सोऊंगी, मुझे डर है कि कोई मुझे देख ना ले। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था मगर बेटी के जख्मों का ख्याल करके मैं चुप करके रह गई थी। मैं सारी रात उसकी परेशानी में सो नहीं पाई थी। मेरी जवान बच्ची को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। अब तो उसके रिश्ते आने थे। ये तो उसकी शादी के दिन थे। अब उस हालत में उसके साथ कौन शादी करेगा? मैंने सोच लिया था कि मैं अरूज को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, शायद वही उसे समझाने में कामयाब हो सके। सुबह में जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर अरूज के पास लेकर गई थी। मुझे ये फिक्र थी कि मेरी बच्ची के हाथ में तकलीफ है, वो खुद खाना नहीं खा सकेगी। अरूज ने मुझसे डर कर प्लेट पकड़ ली और खुद ही नवाले तोड़ तोड़ कर मुंह में डालने लगी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। तभी से मेरी नज़र अरूज के हाथ पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया। अब पट्टी उसके दाएं हाथ से उतरकर बाएं हाथ पर बंधी हुई थी। अरूज ने मेरी नज़रों का तवाक्कुब किया तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसके गले में नवाला अटक गया। उसने खांसते हुए मुझसे पानी लाने का इशारा किया। मैं पानी लेकर लौटी तो पट्टी फिर से दाएं हाथ पर बंधी हुई थी। मैं उसके सर पर हाथ फेरकर खुद बाहर निकल गई। मेरा दिल अनजाने वसवसों के तहत धड़क उठा था। न जाने मेरी बच्ची ये सब क्यों कर रही थी। उसने हाथ की चोट का बहाना क्यों किया था और वो कल आखिर परवीन के साथ कहाँ गई थी? मेरी बच्ची में कोई ऐब ना था, जो तो मैं जानती ही थी, लेकिन परवीन पर मुझे बड़ा गहरा शक हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसका पता लगा कर ही छोड़ूंगी। बाकी का किस्सा खुद खुद खुल जाएगा। अब मैं परवीन के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखने लगी थी। जहाँ वहाँ से उसके मुताल्लिक पूछती रहती थी। मोहल्ले की बहुत सी लड़कियाँ भी उसकी दीवानी थी। उसके घर में हर वक्त रौनक लगी रहती थी। मैंने जिस जिस औरत से पूछा सभी परवीन को झोलियाँ भर भर को दुआएं देती थी कि उसकी वजह से उनकी बेटियों ने गारदारी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। मगर हैरत की बात यह थी कि दूसरी किसी लड़की
का रुझान मजहब की जानब ना था। खैर मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर मुझे भी खुशी हुई थी कि चलो मेरी बेटी मज़े मज़े के खाने बनाना सीख जाएगी, लेकिन मेरी बेटी मुझे मुकम्मल तौर पर खुश होने देती ही कहाँ थी। मैं तो उसकी अजीबो गरीब हरकतों से आजिज़ आ चुकी थी। अब तो रोज़ बाथरूम जाते हुए भी बुर्का नहीं उतारती थी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर उससे कहा कि जन्नत में जाने के लिए सिर्फ पर्दा ही काफ़ी नहीं बल्कि नमाज कुरान भी पढ़ना पड़ता है। मेरी बातें सुनकर अरूज की आंखों में एकदम से पानी आ गया। वो बोली, अम्मी मुझ जैसी गुनाहगार लड़कियां जन्नत में नहीं जाती। मैं उस लड़की से बहुत तंग आ गई थी। पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा था। मैंने असल से मशवरा किया और अरूज को नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने महंगी दवाएं लेकर दे दी और कहा कि अरूज को ठीक होने में 3 से 4 माह लग सकते हैं। मैं अपनी बेटी को बिल्कुल तंदुरुस्त दिखना चाहती थी, इसलिए मैंने सारी दुआएं खरीद ली। मैं अपने तौर पर भी उसे समझाती रहती थी कि माँ बाप से कोई पर्दा नहीं होता। इस्लाम हमें गैर महरम से पर्दा करने का हुक्म देता है। और रोज रोकर कहती, अम्मी आपको क्यों नहीं समझ आता कि आपके और अब्बू के अलावा भी कोई है जो मुझे छुप छुप कर देखता है। मैं बोली, आखिर कौन है जो तुम्हें देखता है? उसने मेरी बेटी को तंग कर रखा है। वो बोली, अम्मी ने पड़ोसियों के घर से कोई मर्द मुझे घूरता है। कभी वो हमारे घर की दीवार से सर निकाल कर मुझे देता तो कभी अपनी छत से देखता है। मैं अपनी बेटी की हालत देखकर रोने लगती थी। तभी मोहल्ले में शोर उठा। मैं भागकर बाहर निकली तो पता चला कि राशिदा की बेटी घर से भाग गई थी। वो घर से कहकर निकली थी कि परवीन से खीर सीखने जा रही है, मगर जब वो 5 घंटे बाद भी घर न लौटी तो राशिदा परवीन के घर गई। परवीन ने बताया कि आज उसकी बेटी वहाँ गई ही नहीं थी। पूरे मोहल्ले में खौफ फैल गया। उससे कबल ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ था। राशिदा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, जबकि उसके शोहर ने खुद को घर में बंद कर लिया। अब मोहल्ले की सभी औरतें डर चुकी थी। सभी ने अपनी बेटियों को घर में कैद कर लिया। कुछ दिन इस वाक़े की दहशत रही, फिर ये किस्सा आहिस्ता आहिस्ता दब गया। लेकिन मेरा दिमाग उलझ कर रह गया था कि मेरी तो एक ही बेटी थी, वही मेरा सब कुछ थी। मैं उसे खोने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं अरूज को फिर से डॉक्टर के पास ले गई तो उसने बताया कि इसके दिल में खौफ बैठ गया है, इसी वजह से वो खुद को छुपा छुपा कर रखती है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी थी कि मैं डॉक्टर के साथ साथ अरूज को एक पीर के पास भी लेकर जाती थी। उसने मुझसे कहा था कि हर जुमे रात को रात 11 बजे 11 मुर्गियां मोहल्ले में छोड़ देनी है, इस तरह तुम्हारी बेटी के सर से ये बला टल जाएगी। अब मैं बहुत पुर उम्मीद हो गई थी। मैंने सुना था कि ये पीर बड़ा पहुंचा हुआ। अब मैं जुमे रात की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब से मैंने अरूज पर इस पीर का दम करवाया था वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। बुर्का तो उसने अभी भी नहीं छोड़ा था, मगर इतना ज़रूर था कि वो एक बार फिर से परवीन के पास जाने लगी थी। मैं इसी में खुश थी कि चलो परवीन के साथ मेरी बच्ची खुश तो रहती है। मुझे परवीन पर भी बहुत तरस आता था कि उसकी कहानी भी दुख भरी थी। वो शादी के 2 माह बाद ही बेवा हो गई थी। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था, जबकि मेके वालों ने भी उसे घर में घुसने न दिया। अब वो अकेली तनहा जिंदगी गुजार रही थी। उसकी एक सहेली ने उसे हमारे मोहल्ले में घर लेकर दिया था। बस ये अच्छा था कि परवीन के शोहर के इंतकाल के बाद उसे अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, जिसकी वजह से उसके घर का गुजारा हो रहा था। खैर अल्लाह अल्लाह करके जुमेरात का दिन भी आ गया। मैं उस रोज शाम को ही शोहर और बेटी को खाना खिलाकर सुला दिया था और खुद घड़ी की तरफ देख रही थी। नींद से आंखें बोझल थी। 11 बजे तो मैं जल्दी से डब्बा उठाकर बाहर आ गई। उसमें पूरी 11 मुर्गियाँ थीं। मैं 2 गलियां छोड़कर आगे निकल गई थी। मैंने डब्बा खोल दिया और वो मुर्गियाँ खुशी खुशी यहाँ से वहाँ भागने लगी। इन मुर्गियों का किस्सा ये होता था कि मुस्तैक लोग इन्हें पकड़कर उनका गोश्त पका लेते थे। मैं वहाँ खड़ी ही थी कि अचानक मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैं छुपकर उसे देखने लगी। रात के इस पहर किसके घर मेहमान आए हैं, लेकिन सामने का मंजर देखकर तो मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा। सामने परवीन गाड़ी से निकल रही थी। परवीन का गाड़ी से निकलना मुझे हैरान नहीं कर रहा था, बल्कि उसका लिबास मुझे परेशान कर गया था। वो सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, बनी संवरी सी थी। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी अपने घर में चली गई। जी क्या था, मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। सारी रात इसी फिक्र में गुजर गई कि आखिर इस औरत का क्या किस्सा है। परेशानी की बात यह थी कि परवीन के घर सारे मोहल्ले की लड़कियों का आना जाना था। दिल में तो आया कि ये बात जाकर सबको बता दूं, फिर अल्लाह के कहर से डर गई कि न जाने बाद में क्या हो और मैं किसी शरीफ औरत पर बोहतान लगा बैठूं। मैंने सोचा कि पहले इस मामले की तहकीक करूंगी, उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगी। सुबह हुई तो मेरी बेटी ने फिर से बुर्का पहन लिया था। वो कहने लगी, अम्मी मुझे परवीन बाजी के घर जाना है, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि उसे जाने दूं। मैं उसे टालती रही। वो किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। मैं भी किचन में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरी बेटी रो रही थी। मैंने पूछा, बेटी क्या हुआ? वो नभी में सर हिलाती रही, मगर कुछ भी नहीं बोली।
मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया तो वो मुझे धक्का देकर अपने कमरे में भाग गई। मेरा सर दीवार से जा लगा, मुझे चोट लग गई थी, लेकिन मैं इसलिए रो रही थी कि अरूज को गले लगाते हुए जो एहसास मुझे हुआ था उसने मेरी जान निकाल दी थी। मैं ज़मीन पर बैठ गई और रोती रही। ये सब क्या हो रहा था? या अल्लाह, मेरी अरूज को क्या हो गया है? अरूज ने खुद को अंदर बंद कर लिया था। मैं भी चाहती थी कि वो कमरे में ही रहे, मैं उसका सामना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे जहन का शक सच ना हो जाए। शाम को असद आए तो वो अरूज के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा आज वो जल्दी सो गई है। फिर मैंने असद को खाना दिया तो वो भी सो गई, जबकि अरूज अपने कमरे में बंद थी। रात के 11 बजे तो मैं स्याह चादर लेकर बाहर निकल आई। मैं परवीन के घर के सामने खड़ी थी। अब एक बड़ी कार तेज रफ्तारी से आई और परवीन के घर के सामने जा रुकी। परवीन बड़ी तेजी से घर से निकली। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजी हुई थी। मैंने फौरन सड़क पर जाकर एक टैक्सी ली और परवीन का पीछा करने लगी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो सफेद गाड़ी का पीछा करे। हमारी टैक्सी उस गाड़ी का पीछा करते हुए एक ऐसे इलाके में पहुंची थी जहां रात में भी दिन का गुमान होता था। ये वो इलाका था जहां शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते थे। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कहा, अम्मा जी आपका यहाँ रुकना दुरुस्त नहीं है, वापस चले। मैंने कहा चंद लम्हे रुक जाओ। वो खामोश हो गया। मैं गाड़ी में बैठी बैठी इस पूरे इलाके को देख रही थी। बुलंदों वाला इमारतों से लड़कियां अंदर आने की दावत दे रही थी। अचानक मेरी नजर राशिदा की बेटी पर पड़ी। वो भी एक इमारत में ऐसे खड़ी थी जैसे उसमें रूह ही ना हो। मेरा दिल धक से रह गया और मैं रोने लगी। फिर मैंने ड्राइवर से कहा कि वापस चले। वहाँ वापस आ गए। उस रात मैंने अंगारों पर लौटती हुई गुजारी। और रोज की फिक्र और राशिदा की बेटी का काम मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने एक हाल सोचा। मैं अपने मोहल्ले के पास गई और उन साहब को बताया कि परवीन हर रात कहीं जाती है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। सब लोग हैरान रह गए, फिर भी मैं उन्होंने मेरी बात मान ली। हम रात के 11 बजे सड़क पर खड़े हुए और परवीन गाड़ी में बैठकर हमारे सामने से गुजरी तो हमने उसका पीछा किया। सब मोहल्ले वालों ने उसकी हकीकत अपनी आंखों से देख ली। मैंने इन्हें राशिदा की बेटी भी दिखा दी। मोहल्ले वालों का खून खौल उठा। वो चाहते थे कि अभी उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें, मगर मैंने इन्हें समझाया कि ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैंने इन्हें एक लाएअमल बताया। अगले दिन हम सब मिलकर परवीन के घर गए। मैं आगे बढ़ी और कहा कि परवीन, हम सब तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं। हमने अपनी आंखों से देखा कि राशिदा की बेटी वहाँ है। अगर तुम यहाँ से सही सलामत निकलना चाहती हो तो उसे वापस बुला लो, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। परवीन घबरा गई। पहले तो वो मुकर गई, मगर आखिरकार मान गई। उसने अपने आदमी को फ़ोन किया और राशिदा की बेटी को वापस बुलवा लिया। हमने पहले ही पुलिस को इतला दे दी थी। पुलिस आई और अगवा के केस में परवीन और उसके आदमी को गिरफ्तार कर लिया। राशिदा के घर अजीब सा माहौल था। कभी वो खुशी से हंसती, कभी रोने लगती। उसकी बेटी के माथे पर एक बड़ा दाग लग चुका था। जब मैं घर वापस आई तो बाथरूम के बाहर अरूज का बुर्का पड़ा हुआ था। मैंने मौका का फायदा उठाया और उसका बुर्का धो दिया। अरूज को इल्म नहीं था कि मैं घर में आ चुकी हूँ। जब वो बाहर निकली तो मुझे देखकर डर गई, जबकि मैं तो बेहोश होते होते बची। मेरे सामने अरूज खड़ी थी, जिसका पेट 9 माह की हामला औरत की तरह बाहर निकला होता। मैं रोते हुए बोली, अरूज ये क्या है? वो बोली, अम्मी मुझे बहुत दर्द होता है, सारी रात नींद नहीं आती। मैंने परवीन बाजी को अपना पेट दिखाया तो वो बोली कि तुम हामला हो। अम्मी, मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मेरे हमल का इल्म हो और मेरे बाप की इज्जत खत्म हो जाए। मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। अरूज रोते हुए बोली, अम्मी मुझे बचा ले, मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अरूज को मार डालूं, मगर मैं ममता के हाथों मजबूर थी। उसके रोने से मुझे तकलीफ तो होती थी। मैंने पूछा, तुमने कैसे इनकार किया? वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। वो बोली, अम्मी निकाह तो दूर की बात है, मैंने तो आज तक किसी लड़के से बात भी नहीं की। अब मैं चौंक गई। मैंने कहा, फिर ये कैसे मुमकिन है? वो बोली, मुझे अम्मी कुछ नहीं पता, बस मुझे परवीन बाजी ने कहा था कि जिस दिन मैंने हाथ के जख्म का ड्रामा किया था वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई थी। तब मेरा पेट बहुत कम निकला था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं हामला हूं और मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब मैं बहुत डर गई थी। परवीन बाजी ने मुझे कहा था कि वो मुझे अपने साथ दूसरे घर ले जाएंगे और वहाँ मेरी डिलीवरी करवा देंगी। मैं जान गई थी कि वो मेरी बेटी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी। फिर मैंने अरूज के बुर्के के सूखने का इंतज़ार किया और उसे अपने साथ अस्पताल ले गई, जहाँ चेकअप के बाद पता चला कि अरूज हामला नहीं थी, बल्कि उसके पेट में रसोली थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसकी जान को भी खतरा था। मैंने अल्लाह पर तवक्कल करके फ़ौरन उसका ऑपरेशन करवा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी अरूज बच गई। उसे एक नई ज़िंदगी मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होने लगी। एक रोज़ मैंने उससे पूछा कि बेटी, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है? और वो ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, अम्मी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। ये तो मैं बुर्का पहनने का बहाना बनाती थी। परवीन बाजी ने मुझे डरा दिया था कि अपने पेट को छुपा कर रखूं, वरना बदनामी होगी। मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा,
बेटे हमेशा अपना दुख दर्द अपने माँ बाप से ज़रूर बांटना चाहिए। जब हम बाहर सहारा ढूंढते हैं तो प्रवीण जैसे लोग हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमें गहरे अंधेरे में धकेल देते हैं। नाजरीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।